हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क दिए थे और मुझे केवल एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे आंसर्स की इमेजेस भेजी थी। ठीक है जी, एक बच्चे ने, और उसने क्वेश्चन नंबर 1 टू 15 तो कर लिए थे, एकदम बढ़िया किए थे, प्रेजेंटेशन भी साफ सुथरी थी। क्वेश्चन नंबर 16 में उसको डाउट था, तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आज आपको पहले जो है कराऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि सारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 16 में ही डाउट आया होगा, क्योंकि बाकी बच्चों ने मुझे भेजे ही नहीं आंसर्स, ठीक है, ना ही उन्होंने कुछ बोला कि डाउट है या नहीं है। तो मैं ऐसा एज्यूम कर लूँगा कि केवल एक बच्चे को जो डाउट आया है वही डाउट होगा सबको। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की स्टार्टिंग। ठीक है जी, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म, कैलकुलेट goodwill of a firm on the basis of 3 years purchase of the weighted average profit of the last 4 years। हमें गुडविल निकालनी है और नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे 3 ईयर्स हमें बताए गए हैं, और गुडविल जो निकालनी है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालनी है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यहाँ पे लगेगा। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स एंडेड 31 मार्च वर 2017 का 25,000 है, मतलब जो साल 31 मार्च 2017 को खत्म हुआ, मतलब 16-17 की बात चल रही है। ठीक है, 16-17 वाले ईयर का प्रॉफिट 25,000 है, 17-18 का 27,000, ऐसे ही 18-19 का 46,900, 19-20 का 53,810। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंट ईयर्स का यहाँ पे प्रॉफिट हमें मेंशन किया हुआ है। The weights assigned to each year were 2017 1, 2018 2, 2019 3, 2024। तो हर साल को अलग अलग वेट्स यहाँ पे दे दिए गए हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे रिस्पेक्टिवली हमें वेट्स गिवन है। यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे दी गई है। 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो पढ़ के देखते हैं भाई साहब क्या है ये 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, On 1st April 2017, a major plant repair was undertaken for 10,000, which was charged to revenue. The said sum is to be capitalized for goodwill calculation, subject to the adjustment of depreciation of 10% per annum on WDV method। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो कुछ एडजस्टमेंट है यहाँ पे, प्लांट से रिलेटेड कोई बात, देखते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 19 वर ओवर वैल्यूड बाय 1000 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, 2 सालों में गड़बड़ हुई है, 2018 वाले साल का जो प्रॉफिट था उसमें भी और 19 वाले साल के प्रॉफिट में भी गड़बड़ है क्लोजिंग स्टॉक के रिस्पेक्ट में। थर्ड पॉइंट यहाँ पे गिवन है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 5,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए एक 5,000 का एनुअल चार्ज भी यहाँ पे हमें गुडविल वैल्यूएशन के लिए चार्ज करना चाहिए था। तो इस तरह की कुछ बातें यहाँ पे कही गई हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन की एक समरी बना लेते हैं। तो आइए समरी बनाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या कहा गया था, हमें यहाँ पे बताया गया था कि आपको गुडविल निकालनी है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, और गुडविल की वैल्यूएशन आपको करनी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है ये फॉर लास्ट 4 ईयर्स का होगा, पिछले 4 वर्षों का लेना है हमें यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे हमें कितने दिए गए थे वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ये हमें 3 ईयर्स यहाँ पे गिवन थे, 3 साल यहाँ पे दिए गए थे हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन में तो यही बात लिखी थी। उसके बाद हमें प्रॉफिट बताया गया था पिछले 4 वर्षों का। तो भाई यहाँ पे 16-17 वाले साल का प्रॉफिट बताया गया था 25,000। 16-17 वाले साल का प्रॉफिट, 16-17 वाले साल का प्रॉफिट 25,000। 17-18 वाले साल का प्रॉफिट भी बताया गया था। 17-18 वाले साल का प्रॉफिट कितना था, 27,000। उसके बाद 18-19 वाले साल का प्रॉफिट भी हमें बताया गया था, ये था 46,900। एंड लास्ट में हमें 19-20 वाले ईयर का प्रॉफिट बताया गया था, जो कि था 53,800
एंड 10, ठीक है। तो ये हमें प्रॉफिट्स दिए गए थे डिफरेंट ईयर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये ईयर्स थे और ये प्रॉफिट्स थे। और फिर हमें वेट्स भी दिए गए थे इन डिफरेंट ईयर्स के रिस्पेक्ट में 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये वेट्स हमें यहाँ पे गिवन थे। इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद उसने कुछ एडजस्टमेंट्स हमें दी, कुछ एडजस्टमेंट्स हमें यहाँ पे दी उसने। पहली एडजस्टमेंट यहाँ पे कहा गया कि 1 अप्रैल 2017 को एक घटना घटित हुई। 1 अप्रैल 2017 को क्या हुआ? 1 अप्रैल 2017 को तो यहाँ पे लिखा गया था अ मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर 10,000 विच वाज चार्ज्ड टू रेवेन्यू। वो कह रहा है भाई 1 अप्रैल 2017 को मेजर प्लांट रिपेयर हुआ था, मेजर प्लांट रिपेयरमेंट हुई थी और हमने क्या कर दिया, ये 10,000 की हमारी रिपेयर थी, हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया इसको रिवेन्यू में, चार्ज्ड टू रिवेन्यू, ठीक है। तो एक मेजर प्लांट रिपेयरिंग हुई थी 10,000 रुपए की, जिसको हमने रिवेन्यू खर्चा मान लिया, रिवेन्यू खर्चा मान के उसकी एंट्री कर दी हमने। इसी के साथ आगे कहा गया है कि द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल, और यहां पे लिखा गया है कि भाई सेड सम शुड बी कैपिटलाइज्ड। ये जो पैसा था ये हमें कैपिटलाइज करना था फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल, सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम WDV। और यहाँ पे हमें बताया गया कि इस एसेट पे 10% पर एनम का WDV मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाना था अगर ये कैपिटलाइज होता तब, ठीक है। तो देखेंगे क्या चीज़ है, अभी मैंने सिर्फ समरी बना के लिखा है। और सेकंड पॉइंट में यहाँ पे बताया गया था कि जो क्लोजिंग स्टॉक्स थे उनमें कुछ गड़बड़ थी। क्लोजिंग स्टॉक्स में क्या गड़बड़ थी? क्लोजिंग स्टॉक्स जो थे वो ओवरवैल्यूड थे। कौन कौन से साल में ये गड़बड़ हुई थी? तो भाई ये जो गड़बड़ है ये 17-18 वाले साल में हुई थी, 17-18 वाले साल में, एंड 18-19 वाले साल में भी हुई थी। 17-18 वाले साल में ओवर वैल्यूएशन कितनी हुई थी? तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ की ओवर वैल्यूएशन हुई थी क्लोजिंग स्टॉक की, जबकि 18-19 वाले साल में 2000 की यहाँ पे जो है ओवर वैल्यूएशन हुई थी क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट में हमें बताया था। थर्ड पॉइंट में हमें क्या बता रखा है कि टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 5000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। तो यहाँ पे बताया गया है कि एनुअल चार्ज 5000 रुपीज हमें लगाना है टू बी मेड फॉर गुडविल पर्पस, ठीक है। तो ये हमारा सवाल था कंप्लीट और हमें गुडविल निकाल के बतानी है। अब भाई क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है, आपको लैंग्वेज बस समझ में आनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमने नहीं पढ़ी। अब यहाँ पे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, 11th क्लास की चीजें जो हमने पढ़ी है वो अप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंग्लिश में अगर समझने में, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, ठीक है जी। तो करते हैं जी स्टार्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 तो मैं यहां पे लिखता हूं क्वेश्चन नंबर हमारा 16 होमवर्क में दिया गया था, डाउट आया तो अब मैं करवा रहा हूं। तो भाई यहां पे सबसे पहली बात, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, ये सोचो कि मेथड कौन सा लगना है गुडविल निकालने के लिए। तो भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगना है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगना है, ये चीज पता चल गई आपको। तो अब ये सोचो कि भाई इसमें स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्वड थे। फर्स्ट स्टेप क्या था इसके अंदर? तो फर्स्ट स्टेप तो ये था कि हम नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते थे। याद आया आपको? नॉर्मल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करनी होती थी हमको फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो चलिए आइए करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट्स की कंप्यूटेशन हम लोग यहां पे करके दिखाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो भाई यहां पे मैं ईयर्स मेंशन कर देता हूं, ईयर्स मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कॉलम वाइज। यहां पे 2016-17, 17-18, 18
19 और लास्ट में 19-20, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ईयर्स मेंशन कर दिए और पहली चीज मैं यहाँ पे प्रॉफिट्स मेंशन कर देता हूँ। तो मुझे गिवन थे प्रॉफिट्स यहाँ पे 25,000 गिवन था 16-17 वाले साल में, यहाँ पे 27,000 गिवन था, यहाँ पे 46,900 गिवन था, यहाँ पे 53,810 गिवन था, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट थे। अब हम एडजस्टमेंट्स पे आते हैं भाई, क्या क्या चीजें जो हैं गड़बड़ हुई हैं, प्रॉफिट में क्या क्या गड़बड़ियां आई हैं यहाँ पे, ये चीज जानेंगे हम, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। तो भाई पहली एडजस्टमेंट जो थी ये 1 अप्रैल 2017 को हमारी गलती हुई थी। 1 अप्रैल 2017 की हमारी मिस्टेक थी। तो 1 अप्रैल 2017 कौन से वाले फाइनेंशियल ईयर में लाई करेगी ये डेट? तो भाई हमें सोचना है कि ये डेट कौन से फाइनेंशियल ईयर में लाई करेगी, तो ये लाई करेगी 17-18 में। तो इसका मतलब ये जो एडजस्टमेंट है ये 17-18 की एडजस्टमेंट है, 17-18 की एडजस्टमेंट है ये, ठीक है। और ये वाली एडजस्टमेंट भी 17-18 की है और 18-19 की भी है, 17-18 की तो है ही, 18-19 की भी है। और उसके बाद ये वाली एडजस्टमेंट जो है ये सारे साल के लिए है ये, ठीक है, सारे साल के लिए कॉमन है। पहले ये थर्ड एडजस्टमेंट मैं आपको समझा देता हूँ, ये इजी है, ठीक है। तो पहले थर्ड एडजस्टमेंट फटाफट करते हैं, फिर फर्स्ट और सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट में यहाँ पे हमें क्या कहा गया था कि एनुअल चार्ज ऑफ 5,000 इज टू बी मेड फॉर गुडविल पर्पस। गुडविल के वैल्यूएशन के पर्पस के लिए हमें एक एनुअल चार्ज यहाँ पे 5,000 का लगा के चलना है हर साल में, ऐसा कहा गया है। तो क्वेश्चन में अगर कहा गया है कि गुडविल के पर्पस के लिए कोई खर्चा हमें माइनस करना था तो कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो वो कह रहा है भाई ये 5,000 का खर्चा एक्स्ट्रा माइनस करो क्योंकि मैनेजमेंट कॉस्ट अभी कवर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पैसा जो है यहाँ पे हम अपने पास रखेंगे 5,000 रुपये मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर अप करने के लिए, ठीक है। तो हर वर्ष में ये खर्चा मुझे यहाँ पे जो है चार्ज करना पड़ेगा। तो करते हैं भाई। तो पहली एडजस्टमेंट तो यहाँ पे यही होगी, मैं लेस करूंगा यहाँ पे एनुअल चार्ज, ठीक है, टू कवर अप मैनेजमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई 5,000 रुपए का एनुअल चार्ज मुझे लेस करना है हर साल के प्रॉफिट में से। तो इसमें तो कोई ज्यादा समझने वाली बात ही नहीं थी, जो क्वेश्चन में कहा गया था वही बात मैंने यहाँ पे कर दी, कोई एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना पड़ा। अगली बात देखते हैं भाई, आते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट पे। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या थी? फर्स्ट एडजस्टमेंट थी कि भाई एक मेजर प्लांट रिपेयरिंग करवाई थी हमने, ठीक है, मतलब हमने जो है एक मेजर रिपेयरिंग करवाई थी, ठीक है, रिपेयरिंग बहुत बड़ी थी इसका मतलब। और आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 मैं यहां पे लिखता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE, ठीक है। अब ये PPE वो नहीं है कोरोना वायरस की किट वाला PPE मत समझना, ठीक है। ये PPE जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, इशूड बाय ICAI। तो PPE माने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है यहाँ पे हमें बताया गया है, ये चीज आप नोट भी कर लेना, यहाँ पे हमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि अगर मैं रिपेयरिंग करवाता हूं, रिपेयरिंग, तो रिपेयरिंग दो प्रकार की हो सकती है, रिपेयरिंग दो प्रकार की हो सकती है। पहला है माइनर रिपेयरिंग, छोटी मोटी रिपेयरिंग, माइनर रिपेयरिंग, छोटी मोटी रिपेयरिंग। माइनर रिपेयरिंग ऐसी रिपेयरिंग होती है जिससे एसेट का इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज ना हो, जिससे जो एसेट की एफिशिएंसी है उसमें बदलाव ना आए। और दूसरी होती है मेजर रिपेयरिंग। मेजर रिपेयरिंग एक ऐसी रिपेयरिंग होती है जिससे कि एसेट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है जी। तो एक तो हो गई माइनर रिपेयरिंग और एक हो गई मेजर रिपेयरिंग। तो दो प्रकार की रिपेयरिंग होती है, माइनर रिपेयरिंग और मेजर रिपेयरिंग। मेजर रिपेयरिंग जो है इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। इससे एसेट की एफिशिएंसी जो है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जबकि माइनर रिपेयरिंग से क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। नो सच इंक्रीज इन एफिशिएंसी
एफिशिएंसी टेक्स प्लेस, ऐसी कोई हरकत यहाँ पे नहीं होती, तो यहाँ पे कोई भी हमारी जो है एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होती। अगली बात, ये जो माइनर रिपेयरिंग है इसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस मान के बुक कर देते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको ट्रीट किया जाता है, रिवेन्यू खर्चा ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब इसकी जर्नल एंट्री क्या होती होगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब इसकी जर्नल एंट्री क्या होती होगी, इसका मतलब इसकी जर्नल एंट्री क्या होती होगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर उसके बाद P&L अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट। ठीक है, ये सारी 11th क्लास की चीजें हैं, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे समझाई थी 11th क्लास में आपको। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेजर रिपेयरिंग है ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इट मींस इसको हमें कैपिटलाइज करना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसका मतलब हम यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। एसेट का अकाउंट डेबिट करेंगे, एसेट की वैल्यू बढ़ा देंगे, हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है जी, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट हमें दी है वो ये दी है कि भाई जो प्लांट था हमने उसकी मेजर रिपेयरिंग करवाई, मेजर रिपेयरिंग करवाई तो उससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई होगी, मुझे कैपिटल नेचर का खर्चा मानना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया इट इज चार्ज्ड टू रिवेन्यू, इसका मतलब हमने उसको रिवेन्यू नेचर का खर्चा मान लिया है। सेट सम शुड बी कैपिटलाइज, हमें उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा अब। ठीक है, उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा और इस पर्पस के लिए डेप्रिसिएशन का रेट 10% पर एनम WDV मेथड से यहाँ पे लिया जाएगा। तो मैं इसके लिए नोटिंग करता हूँ, यहाँ पे नोट्स क्वेश्चन में हम लोग बनाएंगे, नोट्स बनाते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, जो एसेट था उसकी जो रिपेयरिंग थी वो 10,000 की मैंने करवाई थी, तो मैंने रॉन्ग चीज क्या कर दी है, रॉन्ग एंट्री क्या कर दी है मैंने, मैं आपको करके बताता हूं। यहाँ पे रॉन्ग एंट्री मैंने क्या कर दी, ठीक है, जो मैंने कर दिया वो मैंने क्या किया, मैंने रिवेन्यू नेचर का खर्चा मान लिया है। तो रिवेन्यू नेचर का खर्चा मानने का मतलब मैंने जो एंट्री की है वो ये की है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज। एंड देन फर्दर मैंने यहाँ पे P&L अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट। ठीक है, ये भी जर्नल एंट्री मैंने की है। आप लोग जब जर्नल करते हैं तो इसकी पोस्टिंग लेजर में क्या होगी, वो माइंड में आपके इमेज बननी चाहिए उस चीज की। ठीक है, फील होनी चाहिए, वो चीज आपको फील होना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। तो 10,000 यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे भी आ गया, तो ये चीज मैंने कर दी, बट मुझे ये थोड़ी ना करना था। राइट चीज क्या होनी चाहिए थी, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, द एंट्री शुड बी कि मुझे उसको कैपिटल एक्सपेंस मानना चाहिए था। इट मींस कि मुझे प्लांट अकाउंट डेबिट करना चाहिए था और टू बैंक अकाउंट करना चाहिए था, ऐसा ही करना चाहिए था मुझे। तो 10,000 ऐसा करना चाहिए था मुझे, और अगर मैं ऐसा करता तो फिर मैं डेप्रिसिएशन भी चार्ज करता, क्योंकि मैंने तो कैपिटल नेचर का खर्चा माना होता है इसको। तो मैं एंट्री करता डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। ठीक है जी, प्लांट अकाउंट, तो 10% पर एनम का डेप्रिसिएशन लगता। मैंने ये रिपेयरिंग 1 अप्रैल 2017 को करवाई थी, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2018 तक का लगेगा। डेट बहुत रेलेवेंट है डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए, ध्यान देना। पूरे साल का यहाँ पे डेप्रिसिएशन इस वजह से लग रहा है क्योंकि साल की शुरुआत में ये रिपेयरिंग हुई थी। अगर साल के बीच में हुई होती तो उस केस में मुझे सोचना पड़ता थोड़ा। ठीक है जी, तो यहाँ पे 10% हमारा कितना आ जाएगा, 1,000 रुपीज का यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होता, और फिर इस डेप्रिसिएशन को मैं P&L अकाउंट में चार्ज करता, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ऐसे खर्चा बुक कर देता मैं इसको। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे एक्सपेंस बुक कर देता। एक लॉस में, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट में यहाँ पे जो है लॉस मान के P&L अकाउंट में बुक करता। तो ये चीजें मुझे करनी चाहिए थी, बट मैंने तो ऐसा कर दिया, मैंने तो ये हरकत कर दी है, मैंने गड़बड़ कर दी। अब देखो भाई, कंक्लूजन निकालते हैं कि 17-18 में क्या क्या हुआ, 17-18 में क्या क्या गड़बड़ हुई, इसका कंक्लूजन निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, मैंने ये जो खर्चा था इसको रिपेयर एक्सपेंस मान लिया। रिपेयर एक्सपेंस जो है
मैंने रेवेन्यू नेचर का माना, तो इट मीन्स कि मैंने P&L अकाउंट में इसको खर्चा बुक कर दिया। इट मीन्स कि जब मैंने P&L अकाउंट बनाया होगा तो यहाँ 2 रिपेयर्स, ठीक है, ये इसी की पोस्टिंग है, 2 रिपेयर्स 10,000 आ गया होगा। मेरा प्रॉफिट 10,000 रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? 10,000 रिड्यूस कर दिया था ना मैंने अपना प्रॉफिट। क्या मुझे करना चाहिए था ये रिपेयर का खर्चा? यहाँ पे माइनस कर रखा है, देखो डेबिट साइड पे लिखा है, नहीं करना चाहिए था मुझे माइनस, तो मैं ऐड बैक कर दूंगा अब 10,000, मैं ऐड बैक कर दूंगा अब 10,000। तो एक तो ये चीज आ गई मेरे माइंड में कि मुझे ये 10,000 अब दोबारा जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि भाई ये खर्चा तो माइनस करना ही नहीं था। अब क्या करना चाहिए था वो सोचते हैं, क्या करना चाहिए था मुझे? भाई मुझे तो इसको एज अ फिक्स्ड एसेट ट्रीट करना चाहिए था, कैपिटलाइज करना चाहिए था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और अगर मैं इसको कैपिटलाइज करता तो मेरे प्रॉफिट या लॉस पे क्या फर्क पड़ता? तो उस केस में जो मैं P&L अकाउंट बनाता, भाई देखो मैं सिर्फ P&L अकाउंट में क्या फर्क पड़ रहा है ये सोच रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉफिट या लॉस में जो डिफरेंस आ रहा है उसके लिए कैलकुलेशन करनी है सिर्फ। बाकी एंट्रीज पे मैं कोई फोकस नहीं कर रहा, बाकी सब तो एक कॉन्सेप्चुअल एंट्रीज है सारी, ठीक है, बट फोकस मेन मेरा प्रॉफिट या लॉस पे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे मुझे डेप्रीसिएशन भी लिखना चाहिए था 1,000 रुपीज, जो कि मैंने नहीं लिखा, माइनस नहीं किया। तो अब माइनस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ भाई अब तो माइनस कर देना चाहिए, अब तो मुझे ये 1,000 रुपीज भी माइनस करना चाहिए। अगर मैं नेट इफेक्ट निकालूं कि 10,000 जोड़ने हैं 1,000 घटाना है, तो 17-18 में अल्टीमेटली मुझे क्या करना है? 10,000 जोड़ने हैं 1,000 घटाना है, तो अल्टीमेटली 9,000 मुझे ऐड करने हैं भाई साहब, ठीक है जी। 17-18 में ये चीज करनी है मुझे। अब एक चीज देखना, ये गलती 17-18 में हुई, यहां पे देखना ये गलती 17-18 में हुई, मतलब 17-18 में एक खर्चा मैंने किया जिसको मैंने रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, मानना चाहिए था कैपिटल एक्सपेंस। अब मैं इस गलती को सुधार रहा हूं, मैं इसको कैपिटल एक्सपेंस मान रहा हूं, और मैं जो एडजस्टमेंट थी वो कर रहा हूं 17-18 में। तो भाई इसका इफेक्ट 18-19 और 19-20 में भी तो आएगा। कैसे? क्योंकि भाई 18-19 और 19-20 में भी तो इस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो ये चीजें आपको कहीं पे रटवाई नहीं जा सकती, ये आपके अंदर होनी चाहिए। मैंने कॉन्सेप्ट डाला था 11th क्लास में, मुझे नहीं पता कितने बच्चों को रिटेन है बातें, कितने बच्चों को नहीं है बातें रिटेन। समझने वाली बातें हैं, अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। आपको बस इस चीज को फील करना है जो मैं समझा रहा हूं। बाकी क्वेश्चन का आंसर निकालना तो आपको कोई भी टीचर समझा सकता है, ठीक है। मैं आपको ये चीज फील कराना चाहता हूं कि हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है। तो यहां पे 17-18 में तो भाई ये हो गया। अब 18-19 में भी तो गड़बड़ थी, 18-19 में डेप्रिसिएशन लगाना था, जो कि नहीं लगाया हमने, ठीक है। तो अब लगाना पड़ेगा, WDV मेथड, इस बात का ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताओ, 17-18 के ओपनिंग में इस एसेट की जो वैल्यू थी वो 10,000 थी, और मैंने 17-18 के एंड में 1,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया था। तो 18-19 में इस एसेट की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ प्लांट क्या होगी? वैल्यू ऑफ प्लांट इन बिगिनिंग, तो ये होगी हमारे पास 9,000 रुपीज की वैल्यू होगी इस प्लांट की बिगिनिंग में। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, एट द रेट ऑफ 10%, WDV मेथड के हिसाब से वो कितना होगा? 9,000 का 10%, पूरे साल के लिए 900। तो ये भी तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 18-19 में माइनस, P&L अकाउंट में डेबिट, तो माइनस करना पड़ेगा मुझे 900 रुपीज यहाँ पे। और ऐसे ही फिर मैं 19-20 की बात करता हूं। 19-20 के बिगिनिंग में इस एसेट की वैल्यू क्या थी? वैल्यू ऑफ प्लांट क्या थी इन बिगिनिंग? तो देखो भाई 18-19 के बिगिनिंग में 9,000 वैल्यू थी, और 18-19 में 900 का डेप्रिसिएशन लग गया है। तो इट मींस कि 19-20 में 8100 की वैल्यू थी इस प्लांट की, 8100 की, 9,000 माइनस 900 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 8100 की वैल्यू थी। और इस साल भी इस पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए WDV मेथड से कि नहीं? लगना चाहिए भाई साहब, हर साल लगेगा। तो 8100 रुपीज का 10% कितना आ गया? 810 का डेप्रिसिएशन यहां भी माइनस होना चाहिए, 810 का डेप्रिसिएशन यहां भी माइनस होना चाहिए। तो भाई इसका मतलब 17-18 में भी इंपैक्ट आया, 18-19 में भी आ गया, और 19-20 में भी आ गया। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगा के चलना पड़ेगा। तो चलिए आइए यहाँ पे करते हैं एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं रिपेयर टू प्लांट, ठीक है, रिपेयर टू प्लांट। अब देखो भाई 17-18 में मुझे 9,000 ऐड करने हैं, तो मैंने ऐड कर दिए 9,000, ठीक है, जोड़ दिए।
18-19 में मुझे 900 लेस करने, एक मिनट ये यहाँ नहीं करना था, 17-18 में करना था, 9000 ऐड करने थे, यहाँ पे 900 लेस करने थे और यहाँ पे 810 लेस करने थे। ठीक है, तो ये सारी एडजस्टमेंट होगी हमारी, एडजस्टमेंट 1 हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको एडजस्टमेंट 1 समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की है यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देने की, नोट्स बनाने की, और थर्ड एडजस्टमेंट हमारी ऑलरेडी हो चुकी थी, उसमें कुछ था ही नहीं। अब आते हैं सेकंड एडजस्टमेंट पे। तो भाई साहब सेकंड एडजस्टमेंट क्या है? सेकंड एडजस्टमेंट में हमें कहा गया है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो है वो ओवर वैल्यूड हो गई थी। 17-18 में हमने क्लोजिंग स्टॉक 1000 रुपीज एक्सेस लिख दिया था और 18-19 में 2000 रुपीज एक्सेस। अब देखना इसका इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे पहले 17-18 की बात करते हैं। नोट बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ये नोट है सेकंड वाली एडजस्टमेंट के लिए, ये फर्स्ट वाली के लिए था। तो 17-18 में देखो, 17-18 में जो मैंने ट्रेडिंग P&L बनाया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट जो मैंने बनाया होगा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट जो मैंने बनाया होगा, उसमें मैंने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आता है, आपको पता है, लिख दिया होगा मैंने, और मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज ज्यादा लिख दिया, 1000 रुपीज ज्यादा। उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट आया होगा भाई, क्रेडिट साइड पे मैंने एक्सेस बैलेंस लिख दिया, ज्यादा बैलेंस लिख दिया, तो मेरा नेट प्रॉफिट ज्यादा नहीं आया होगा क्या? एक्सेस आ गया होगा ना, 1000 रुपीज ज्यादा आया होगा। ठीक है, ज्यादा आ गया होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 17-18 वाले प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और घटाना पड़ेगा 1000 रुपए घटाना पड़ेगा। अब इसी का इंपैक्ट 17-18 वाली जो ये गलती मैंने की, इसका इंपैक्ट 18-19 में भी आएगा, 18-19 में भी आएगा। 18-19 में जब मैं ट्रेडिंग P&L बनाऊंगा तो जो ओपनिंग स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक जो होगा वहां पे गड़बड़ होगी। ओपनिंग स्टॉक जो है वो भी 1000 रुपीज एक्सेस शो होगा। अब ओपनिंग स्टॉक तो डेबिट साइड पे आता है, इट मींस ये एक्सपेंस नेचर की आइटम है, इससे प्रॉफिट घट रहा है, इससे प्रॉफिट घट रहा है। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट मेरा 1000 रुपीज लेस आया होगा, कम आया होगा। अब मुझे नॉर्मल लाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा ना, प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे 1000 रुपीज। ठीक है, ऐड करना पड़ेगा। तो एक बार दोबारा बताता हूं, ये जो 17-18 में जो क्लोजिंग स्टॉक था ये ओवर वैल्यूड था, 1000 रुपए ज्यादा मैंने क्रेडिट कर दिया था यहाँ पे, इस वजह से मेरा प्रॉफिट 1000 रुपए ज्यादा आ गया था, तो मैंने घटा दिया 17-18 में, माइनस कर दिया 17-18 में। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक मेरा यहाँ पे ज्यादा आ गया था 17-18 में, इसकी वजह से 18-19 में क्या इंपैक्ट आया कि 18-19 में ये ओपनिंग स्टॉक जो था मेरा वो भी ज्यादा आ गया 1000 रुपीज, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम शो हो रहा था, मेरा प्रॉफिट, तो मैंने ऐड कर दिया प्रॉफिट में 1000 रुपीज। ठीक है, तो ये गड़बड़ हुई। उसके बाद उसने बताया कि 18-19 में भी गड़बड़ हुई, 18-19 में भी गड़बड़ हुई। यहां पे वो कह रहे हैं कि जो ट्रेडिंग P&L बनाया वहां पे क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, कितना? 2000 रुपीज का ओवर वैल्यूड था। इट मींस कि जो नेट प्रॉफिट मैंने यहाँ पे शो किया, ये क्लोजिंग स्टॉक मेरा ज्यादा शो हो रहा था, तो नेट प्रॉफिट भी मेरा ज्यादा शो हो रहा होगा, तो मुझे घटाना पड़ेगा 2000 रुपए। और इसका इंपैक्ट 19-20 में भी आएगा। 19-20 में क्या आएगा? तो भाई 19-20 का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक जो था ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा, ये भी 2000 ज्यादा शो हो रहा होगा। तो इसकी वजह से ये डेबिट साइड पे है, तो इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट घट गया होगा, मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो 2000 रुपए घट गया होगा, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा वापस सही करने के लिए, उसको 2000 रुपए ऐड करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग साल में अलग अलग एडजस्टमेंट होगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखो भाई 17-18 में मुझे लेस करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐड और लेस। ठीक है, ऐड और लेस, मैं जो माइनस है उसको ब्रैकेट से शो कर दूंगा और जो प्लस है उसको बिना ब्रैकेट के शो करूंगा। ठीक है, बिना ब्रैकेट के शो करूंगा। तो देखो 17-18 में यहाँ पे मेरे पास 1000 रुपीज मुझे लेस करने थे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टॉक एडजस्टमेंट, स्टॉक एडजस्टमेंट। यहाँ पे मुझे कितना लेस करना था? 1000 रुपीज मुझे 17-18 में, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे नहीं, 17-18 में मुझे करने थे। तो 17-18, ये रहा भाई 17-18, यहाँ पे लेस करते हैं 1000 रुपीज, लेस कर दिए मैंने। 18-19 में मुझे क्या करना था? 1000 रुपीज ऐड करने थे और 2000 लेस करने थे। नेट इंपैक्ट निकालो इन दोनों का नेट इंपैक्ट। 18-19 में ही मुझे 1000 ऐड करने हैं और 18-19 में ही 2000 लेस करने हैं। तो अल्टीमेटली मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1000 लेस करने हैं मुझे, ठीक है ना, 1000 लेस करने हैं। तो नेट इंपैक्ट निकाल लिया, 1000 लेस करने हैं। और 19-20 में मुझे ऐड करने हैं 2000, ठीक है, 19-20 में ऐड करने थे 2000, तो वो मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी तीनों की तीनों एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं और मैं टोटल कर लूंगा। टोटल निकालते हैं, यहाँ पे देखते हैं भाई क्या आता है हमारे पास।
ये नॉर्मल प्रॉफिट्स आएंगे हमारे पास। तो देखो सबसे पहले 16-17 में तो भाई सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे 20,000 आ गया। उसके बाद देखते हैं भाई 27,000 माइनस 5,000 प्लस 9,000 और माइनस 1,000, तो 30,000 यहाँ पे आ गया, 30,000 आ गया। उसके बाद 46,900 माइनस 5,000, उसके बाद माइनस 900 और माइनस 1,000, तो 40,000 यहाँ पे आ गया। और उसके बाद लास्ट वाला 53,810 माइनस 5,000 माइनस 810 और प्लस 2,000, तो यहाँ पे आ गया 50,000। तो ये डिफरेंट ईयर्स का प्रॉफिट भी आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 क्या था? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना था मुझे, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, मुझे यहाँ पे वेट्स असाइन करने हैं डिफरेंट ईयर के प्रॉफिट्स को और फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल के बताना है। तो देखो यहाँ पे मैं ईयर्स लिख देता हूँ। ईयर्स मेरे पास 16, 17, 17, 18, 18, 19 और 2019, 20 यहाँ पे दिए गए हैं। और इनका जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल वाला प्रॉफिट जो मैंने निकाला, ये है 20,000, 30,000, 40,000 और 50,000। ठीक है, तो जो आंसर निकला उसकी फिगर्स भी ऐसे निकल रही है कि अपने आप में ही कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ यार सही ही किया होगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और वो होंगे मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस से। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं भाई साहब। यहाँ पे वेट्स हमारे पास गिवन थे 1, 2, 3, 4, ये तो क्वेश्चन में गिवन थे। तो वेटेड प्रोडक्ट निकालना था, वेटेड प्रोडक्ट याद है ना, वेटेड प्रोडक्ट निकालते थे। मल्टीप्लीकेशन करते हैं आमने सामने, 20,000 इंटू 1 20,000, 30,000 इंटू 2 60,000, 40,000 इंटू 3 1,20,000 और 50,000 इंटू 4 2 लाख। ठीक है जी, अब क्या करना था? ये जो वेटेड प्रोडक्ट है इसका भी टोटल करना था और वेट्स का भी टोटल करना था। तो टोटलिंग कर लेते हैं भाई साहब। यहाँ पे टोटल कितना आएगा हमारे पास? 4, 3, 2 और 1, ये हो जाएगा 10। और यहाँ पे टोटल करते हैं 20,000, 60,000, 1,20,000 और 2 लाख, तो ये हो जाएगा 4 लाख। ठीक है, तो ये आ गया। अब भाई वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता था? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते थे हम लोग। फॉर्मूला क्या था? वेटेड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेट्स, टोटल वेट्स। तो भाई 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया? 40,000, यह आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? यहाँ पे गुडविल निकाल देते हैं। गुडविल की वैल्यूएशन, गुडविल कैसे निकलेगी? वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर्स, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला 40,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, क्वेश्चन में गिवन थे 3 ईयर्स, तो यह आ गया 1,20,000 और यही हमें निकाल के बताना था। ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो कैलकुलेशंस हमने की हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है जी, तो इन पे ध्यान देना है आपको बस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब लास्ट क्लास में जो मैंने आपको नोटिंग करवाई थी उसमें कुछ पॉइंट बच गए थे जो मैंने समझाए नहीं थे। जैसे कि एक ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था। ठीक है, तो ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, आज मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको। देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे डीमेरिट और ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड। ये जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था, इसका डीमेरिट क्या था, इसका ड्रॉबैक क्या था, ये मेथड अच्छा क्यों नहीं माना जाता, तो ये चीज हमें यहाँ पे बतानी थी। तो देखो यहाँ पे रीजन क्या दिया गया है? रीजन ये है कि भाई ट्रेंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट कंसीडर्ड सिंस ईच ईयर्स प्रॉफिट आर गिवन इक्वल वेटेज। हर साल के प्रॉफिट को इक्वल वेटेज दे दी जाती है। आपको ध्यान में होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते थे? हर साल के प्रॉफिट को अलग अलग वेटेज देते थे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ठीक है, एक्सेट्रा, मतलब वेट्स क्वेश्चन में गिवन होते थे। हर साल के प्रॉफिट की अलग वेटेज होती थी। ठीक है, वहां पे ट्रेंड्स को महत्व दिया जाता था। जिस साल का ज्यादा प्रॉफिट है उस साल को वेट्स उस हिसाब से मतलब जो है मेंशन किए जाते थे।
लेकिन यहाँ पे जो है ट्रेंड्स पे बिल्कुल भी जो है भरोसा नहीं किया जाता। ट्रेंड्स के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं की जाती, सारे के सारे प्रॉफिट्स को इक्वल वेटेज दे दी जाती है। ठीक है, तो इसी चीज को आगे बता रखा है कि डिस्टिंक्शन इज नॉट मेड बिटवीन अ बिजनेस दैट हैज राइजिंग प्रॉफिट्स एंड वन दैट हैज फॉलिंग प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट अगर बढ़ रहे हैं किसी बिजनेस के या घट रहे हैं किसी बिजनेस के तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इक्वल वेटेज हर प्रॉफिट को दी जाती है। ठीक है, सारे प्रॉफिट्स को ऐड करके, और अगर 5 साल है तो 5 से डिवाइड कर देते थे, 4 साल है तो 4 से डिवाइड कर देते थे, इक्वल वेटेज यहाँ पे दी जाती थी। जबकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में इक्वल वेटेज नहीं दी जाती, वहां पे ट्रेंड्स को महत्व दिया जाता है। बढ़ते क्रम में अगर प्रॉफिट्स हैं तो उस तरीके से उसको वेट्स असाइन किए जाते हैं, घटते क्रम में अगर प्रॉफिट्स हैं तो उस तरीके से उसको वेट्स असाइन किए जाते हैं। तो वहां पे हमें जो है वो ट्रेंड के हिसाब से हमारे प्रॉफिट जो है वो मेंशन होते हैं, यहाँ पे लेकिन इस तरीके से नहीं होता। अब देखो वहां पे हमने क्या लिखा था, रीजन और जस्टिफिकेशन फॉर यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। भाई ये मेथड अच्छा क्यों है, इसके फायदे क्या हैं? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कंसीडर्ड बेटर एज कंपेयर टू द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एज इट गिव्स मोर वेटेज टू द प्रॉफिट ऑफ रीसेंट ईयर्स। जो रीसेंट ईयर्स के प्रॉफिट हैं, मतलब पिछले कुछ सालों के जो प्रॉफिट है रिसेंटली जो हुए हैं हमको, ठीक है, उन प्रॉफिट्स को ज्यादा वेटेज दी जाती है क्योंकि वो एकदम लेटेस्ट प्रॉफिट है, उन्हीं के बेसिस पे आने वाले प्रॉफिट्स होंगे अब हमें, तो रेलेवेंट वही होंगे हमारी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, रिसेंट प्रॉफिट जो हैं उन्हीं के बेसिस पे आने वाले प्रॉफिट डिपेंडेंट होंगे हमारे। बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स जो पुराने होंगे उनके बेसिस पे थोड़ी ना हम कैलकुलेशन करेंगे, तो इसीलिए जो रिसेंट प्रॉफिट्स हैं उनको वेटेज ज्यादा दी जाती है। ठीक है, और पुराने जो प्रॉफिट्स हैं उनको कम वेटेज दी जाती है। आपको याद होगा जितना हम पीछे वाले साल में जाएंगे उतने हमारे वेट्स कम होते जाते थे। 2016 में 1, 2017 में 2, 2017 में जो है 3, इस तरीके से, मतलब जैसे जैसे साल भी बढ़ेगा वैसे वैसे जो उसका वेट है वो भी बढ़ेगा। तो जितना हमारा जो साल है वो करंट ईयर के पास होगा उतना ज्यादा उसका वेट होगा, उतनी ज्यादा उसको वेटेज दी जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव व्हेन प्रॉफिट आर शोइंग राइजिंग और अपवर्ड और फॉलिंग और डाउनवर्ड ट्रेंड। तो जब प्रॉफिट में राइजिंग ट्रेंड या फॉलिंग ट्रेंड होगा, मतलब अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, तो इस तरह का मेथड यूज किया जाता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है इस तरह का मेथड, ज्यादा बेटर होगा उस केस में इस तरह का मेथड। तो इस तरह का मेथड कौन से केसेस में सुइटेबल है? जहां पे प्रॉफिट बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है, वहां पे ये मेथड ज्यादा सुइटेबल है। जहां पे प्रॉफिट का कोई ट्रेंड ही नहीं है वहां पे तो हम सिंपल प्रॉफिट मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हमने पढ़ा कि भाई सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के मुकाबले जो है थोड़ा उसके ड्रॉबैक्स हैं, इतना ज्यादा बेटर नहीं है वो। अब आगे पढ़ते हैं, तो आगे आज हमें सुपर प्रॉफिट मेथड का डिस्कशन करना है आपके साथ। तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है एक बार समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर जो कैलकुलेशन हमें करनी है वो 5 स्टेप्स में इन्वॉल्व होगी। 5 स्टेप्स में हम अपनी कैलकुलेशन कर देंगे। स्टेप 1 क्या होगा, एक एक करके सारे स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 में हमें कैलकुलेट करना होगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो मैंने बिजनेस के अंदर पूंजी निवेश की है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं इन्वेस्टमेंट भी कह सकता हूं, इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, तो जो मैंने बिजनेस में पूंजी निवेश की है, जो इन्वेस्टमेंट है मेरी, उसका मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। मुझे यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है स्टेप 1 में। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या है? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी होगी, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी होगी, दोनों को ऐड करना, डिवाइडेड बाय 2 कर देना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा आपके पास। अब कभी कभी लेकिन ऐसा होता है क्वेश्चन में ना एक सिंगल अमाउंट दिया होगा कैपिटल एम्प्लॉयड का, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया होगा, बस एक ही सिंगल अमाउंट होगा कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो उस केस में हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि वो जो अमाउंट गिवन है वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी हमें गिवन है, कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात मैंने यहां पे लिखी है नोट में। If single amount for capital employed is given in the question, then it is assumed to be average capital employed। तो हम मान लेंगे कि भाई वो एवरेज हमें ऑलरेडी दिया हुआ है निकाल के, तो फिर स्टेप 1 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की आवश्यकता उस केस में हमें नहीं पड़ेगी। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है स्टेप 1 में। अगली बात,
एवरेज कैपिटल, अभी मैं कैपिटल एम्प्लॉयड पे और डिस्कशन करूंगा आगे, ठीक है। अगली बात देखिए स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है? कैलकुलेट एवरेज एक्चुअल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट वही वाला एवरेज प्रॉफिट है जो कि हम सिंपल एवरेज मेथड में निकालते थे। सिंपल एवरेज मेथड में जैसे हम एवरेज प्रॉफिट निकालते थे उसी तरीके से हमें यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल वाला, ठीक है। मतलब पहले हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी उसके अंदर, अगर कोई अब नॉर्मल चीज़ें हैं तो उनको हटाना पड़ेगा हमको, और उसके बाद हमें उसका एवरेज करना पड़ेगा सेम उसी प्रकार से जैसे हम कौन से मेथड में करते थे, जैसे हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट, जैसे हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में करते थे। देखिए इस तरीके से सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे, फिर उसका एवरेज कर देते थे इस तरीके से, ठीक है। तो सेम यही तरीका हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? एक्चुअल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट जो हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकालते थे वो निकालेंगे। पहले हम जो प्रॉफिट गिवन है उसको नॉर्मल प्रॉफिट बनाएंगे और फिर सारे प्रॉफिट को ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, जो एक्चुअल नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट हमारा कहलाएगा। उसके बाद स्टेप 3 हमारा यहाँ पे आएगा। स्टेप 3 में हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब भाई नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपने स्टेप 1 में निकाली थी वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। NRR का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का। उसके बाद स्टेप 4 में हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। स्टेप 4 में सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई? इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट ये स्टेप 2 वाला है और ये नॉर्मल प्रॉफिट ये स्टेप 3 वाला है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और स्टेप 5 में हम क्या करेंगे? गुडविल निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट ये जो हमने स्टेप 4 से निकाला और नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा। दोबारा से बता देता हूं, 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, फिर एक्चुअल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और फिर गुडविल का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स में हमें ये क्वेश्चन करने हैं। ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है NRR, ये गिवन होगा हमेशा, क्वेश्चन में गिवन होगा ये। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं प्रैक्टिकली करके समझाऊंगा बढ़िया तरीके से एकदम, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ हमें स्टेप्स समझने के, इस तरीके से एक इमेज बनानी है माइंड में कि काम कैसे कैसे करना है हमको। उसके बाद जब प्रैक्टिकली करेंगे तो और अच्छे से समझ लेंगे क्या चीज़ है उसके अंदर और ज़्यादा है। तो 5 स्टेप्स में हमें करना है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है, उसके बाद एवरेज एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है, एंड देन हमें जो है गुडविल का फॉर्मूला लगाना है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अब यहाँ पे मैंने एक नोट आपको दिया हुआ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड को इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो एज अ सिंगल अमाउंट दे दी जाती है, तो उस केस में मैंने आपको बता दिया कि भाई उस केस में तो जो अमाउंट दिया हुआ है उसी को हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेंगे। और कभी कभी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के रूप में दी जाती है, तो उस केस में हम दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अब कभी कभार ऐसा होता है क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया ही नहीं होता। अब ये जो मैंने 2 केस अब तक डिस्कस किए थे इसमें तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होता है, या तो एक सिंगल अमाउंट दिया होगा या तो 2 अमाउंट दिए होंगे। और एक तीसरा केस अब मैं बता रहा हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड दिया ही नहीं होगा, मतलब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में। अब भाई ये चीज कैसे करेंगे हम लोग? तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे इसी का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। देखो भाई कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैंने एक बैलेंस शीट बनाई है। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आप लोगों को पता है भाई 2 ही प्रकार के एसेट होते हैं, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, ठीक है, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आती है। मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो रफली यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स इनमें आते हैं। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल आते हैं, मैंने बता रखा है, टेंजिबल आते हैं, इंटेंजिबल आते हैं, ठीक है,
इंटेंजिबल आते हैं, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी यहां पे आती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब फर्दर ये जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, वो सब अलग बातें हैं, बट ये चीज हमने 11th क्लास में पढ़ी हुई है कि एसेट जो है वो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दो प्रकार के होते हैं। नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने एसेट का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से किया है कि मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट समझा पाऊं, ठीक है। ये कोई एक्चुअल कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इस तरीके से हम लिखते नहीं है बैलेंस शीट में, बट समझाने के पर्पज से मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई हमने यहाँ पे करंट एसेट लिखा, फिर फिक्स्ड एसेट लिखे, फिर नॉन करंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखी हमने, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स और गुडविल, ठीक है। तो सारे एसेट्स हमारे इसी के अंदर ही कवर हो जाएंगे। मैक्सिमम जो एसेट्स है वो करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आ जाएंगे, उसके अलावा जो बचे कुछ हैं वो ये होंगे हमारे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स और गुडविल, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड पे कैपिटल होगा, रिजर्व्स होंगे, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, तो ये सब चीजें होंगी। अब बात यह है कि कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा। बात समझ में आती है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा। अब अगर मैं बोलूं बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, तो मतलब आपके दिमाग में आएगा कैपिटल, यही आएगा ना दिमाग में, यार बिजनेस में तो कैपिटल ही लगाते हैं हम लोग, बिजनेस में तो कैपिटल लगाते हैं हम लोग, तो कैपिटल आ गया आपके दिमाग में, बिजनेस में लगाया हुआ पैसा माने कैपिटल। अब अगर मैं एक बात आपको समझाऊं जो मैंने 11th क्लास में भी बताई थी कि होता क्या है कि जो अकाउंट्स में हमारी थिंकिंग होती है वो इस प्रकार की होती है कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो हम री इन्वेस्ट कर देंगे बिजनेस में। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन समझा था या कोई भी ऐसे टॉपिक्स जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे, वहां पे मैं आपको यही एजम्पशन देता था कि प्रॉफिट जब भी होगा तो उसको बिजनेस में क्या कर देते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब उसको रिजर्व बना के रख लेते हैं अपने पास, रिजर्व बना के रख लेते हैं। तो रिजर्व्स प्रॉफिट का पार्ट हुए कि नहीं हुए, रिजर्व्स प्रॉफिट का पार्ट हुए, मतलब हमने इनको री इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, दोबारा बिजनेस में लगा दिया। तो ये भी बिजनेस में लगाया हुआ पैसा है कि नहीं है, ये भी बिजनेस में लगाया हुआ पैसा है। बात समझ में आ रही है। तो मतलब प्रॉफिट्स जो होते हैं हमारे वो हम एज ए रिजर्व मेंटेन कर लेते हैं अपने पास, और रिजर्व हम दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस में, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी जो है बिजनेस में लगाया हुआ पैसा है। तो आपके माइंड में ये बातें आती है कि भाई कैपिटल भी हमने बिजनेस में लगाई और रिजर्व्स का पैसा भी हमने बिजनेस में लगाया। तो अगर मैं आपको बोलूं कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताओ, तो यहां पे देखना ध्यान से, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हम समझते हैं। तो भाई यहां पे आप बोलोगे यार कैपिटल को जोड़ दो और प्लस क्या कर दो, रिजर्व्स को जोड़ दो, रिजर्व्स को जोड़ दो, ठीक है। लेकिन यहां पे ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास निकल करके आई, इसमें से कुछ चीजें हमें एक्सक्लूड करनी है हमेशा। क्या क्या चीजें भाई, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आती हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आती है, फिक्टिशियस एसेट्स इसमें नहीं आते, गुडविल इसमें अगर दे रखी है हमें एसेट साइड पे तो वो भी नहीं आती, ठीक है। हाँ अगर गुडविल एडजस्टमेंट में दी है तो वो एक अलग बात है, उसको हमें नहीं छेड़ना, बट अगर इस टाइप से हमें गुडविल एसेट साइड पे गिवन है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें गुडविल जो है गिवन है, हमने रिकॉर्ड की हुई है वो गुडविल, तो वो भी यहाँ पे एक्सक्लूड होगी। मतलब यहाँ पे मैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं करूंगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में हटा दूंगा, माइनस कर दूंगा। और मैं क्या माइनस करूंगा, मैं फिक्टिशियस एसेट्स, फर्जी एसेट्स जो मेरे हैं उनको भी मैं हटा दूंगा, और मैं माइनस कर दूंगा गुडविल, क्योंकि गुडविल भी मेरा कोई रियल एसेट नहीं होता, ये बिजनेस में लगाया हुआ पैसा थोड़ी ना है, ठीक है। तो इसका मतलब भाई ये जो चीजें हैं ये मैं अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड नहीं करूंगा। अब फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं 11th क्लास में, दोबारा बताता हूं भाई। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, ठीक है, एसेट साइड में गिवन होता है P&L का बैलेंस, तो वो डेबिट बैलेंस कहलाता है, P&L का लॉस होता है वो, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर एक्सेट्रा, ठीक है, जो चीजें हमने पढ़ी थी। अब ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड का डिस्कशन हमने अब तक किया, मैं दोबारा बताता हूं, बिजनेस में लगाया हुआ पैसा या तो कैपिटल होगा या रिजर्व्स होंगे, बट इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स और गुडविल नहीं आते, तो वो हटा दिए हमने। ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होता है, उसको नहीं हटाया मैंने, ठीक है, उसको नहीं हटाया। ट्रेड इन्वेस्टमेंट माने व्यापार से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, मतलब बिजनेस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, एक दूसरा तरीका भी है।
अब देखो यहाँ पे जो मैंने चीजें टिक की है मैं इनको छोड़ देता हूँ, बाकी चीजों की तरफ ध्यान देते हैं। बाकी चीजें क्या है, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स और ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे यही 3 चीजें हैं। मतलब मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड, ध्यान से देखना, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स एंड गुडविल। मतलब सारे एसेट्स ले लिए एक्सेप्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स एंड गुडविल, सारे एसेट्स ले लिए, इन 3 को छोड़ दिया बस, ठीक है। और फिर उसमें से माइनस कर दिया करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। अब एक बात समझाता हूं, ये जो करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी है ना, इन दोनों का टोटल अगर मैं कर दूं ना, टोटल इन दोनों अमाउंट्स का टोटल अगर मैं कर दूं तो उसको मैं बोलता हूं आउटसाइडर्स लायबिलिटी। क्योंकि देखो ये तो इनसाइडर्स लायबिलिटी है, ये तो हमें खुद को ही पैसा देना है, कैपिटल का पैसा तो हमें अपने आप को ही देना है, रिजर्व्स का पैसा हमें अपने आप को ही देना है, लेकिन ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी कहलाता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। आउटसाइडर्स लायबिलिटी का मतलब इसमें दोनों चीजें आ गई हैं, करंट लायबिलिटी भी माइनस किया मैंने यहाँ पे और नॉन करंट लायबिलिटी भी मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो मैंने आपको 2 तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना समझाया। ये जो आपने ऊपर वाला फॉर्मूला देखा, इसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज अप्रोच, ये ऐसा नाम दे दिया इसको, ठीक है कुछ भी नहीं, बस नाम दे दिया इसको लायबिलिटीज अप्रोच। और इसको बोलते हैं एसेट्स अप्रोच, ठीक है जी। तो ये 2 फॉर्मूले हमारे यहाँ पे बना दिए हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के, एक है लायबिलिटीज अप्रोच और एक है एसेट्स अप्रोच। तो ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड का पूरा डिस्कशन। थोड़ा यहाँ पे मैंने आपको जो है समराइज करके दिया है सब कुछ। अब आज की क्लास में मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं सुपर प्रॉफिट मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और खत्म कर दूंगा। मतलब अगली क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीटली कवर हो जाएगा। आपको ये चीजें रिवाइज करनी है, आप ये चीजें रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये जो स्टेप्स हैं ये याद होने चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका भी आपको याद होना चाहिए। तो आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं।